हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग तैयार हैं अपने जेई 27th को जो शिफ्ट नंबर 2 है उसके सॉल्यूशन के साथ। और फिर से मैंने अपने सॉल्यूशन को उसी तरीके से डिजाइन करके रखा है जैसे मैंने अपने प्रीवियस सॉल्यूशन को रखा था। हमने सबसे पहले मैकेनिक्स के पोर्शन को आगे रखा है जो हमारे 11th क्लास का सबसे पहला टॉपिक होता है। साथ ही साथ हमने सेकंड नंबर पे फिर थर्मल फिजिक्स, फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी एंड फिर एसएचएम वेव्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड फिर 12th क्लास एंड सो ऑन। तो बच्चों इस तरीके से फायदा क्या होगा कि जब भी आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं कि किन टॉपिक्स को किस तरीके से हाई वेटेज मिला और किन टॉपिक्स को किस तरीके से नेग्लेक्ट भी किया गया, किधर से एक फॉर्मूले बने, किधर से क्वेश्चन बने, क्या डेप्थ रही, ये सारा एनालिसिस करने का आपको बढ़िया मौका मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस जगह से आया था। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम एज एक्सपेक्टेड यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में कहा है कि यूनिट एंड डायमेंशन ना एक कभी कभी अंडररेटेड टॉपिक रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना तय है जिसमें वो यूनिट एंड डायमेंशन या एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। इफ p माइनस ए बाय वी स्क्वायर एंड v माइनस, आई थिंक यहाँ पे 2b होगा, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा करेक्शन चलेगा, ठीक है। v माइनस 2b इक्वल्स टू nRT वेयर p v r प्रेशर, वॉल्यूम एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें पता है एंड द टेम्परेचर, then a by b square has the same dimensional formula as that of। तो आपको a by b square का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां पर दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की दो चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी हो सकती है जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो, और दूसरा आप जब भी ये कैलकुलेशन करें इसमें आप सारे कांस्टेंट्स को नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि हमें फाइनली आंसर डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में देना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर p से a बाय वी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। इसका मतलब p इक्वल्स टू a बाय वी स्क्वायर, राइट। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच करेगा बच्चों? pv स्क्वायर से। पहली चीज समझ में आई। दूसरा, v किस में से v में से क्या माइनस हो रहा है? 2b। 2 को छोड़ो, 2 कांस्टेंट है, तो v में से क्या माइनस हो रहा है? b। मतलब वो तभी माइनस हो सकते हैं जब b का डायमेंशनल फॉर्मूला v से मैच कराओ। बिल्कुल सही। तो b v जैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब क्या हम a बाय बी स्क्वायर निकाल सकते हैं? यस सर, a बाय बी स्क्वायर, a बाय बी स्क्वायर, और अगर मैं इसको v स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो v स्क्वायर हो गया कैंसिल और डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया सेम एज प्रेशर। ये हमारा एक ऑप्शन भी है और ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो 4 नंबर आपको देता अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिक्स पढ़ के जाते हैं। बाय द वे ये इक्वेशन वॉन्डरवॉल इक्वेशन होती है जो क्लासेस में डायरेक्टली बताई जाती है, तो अगर आपको ये इक्वेशन का आइडिया है तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, लेकिन नहीं भी होता तो भी हम यूनिट एंड डायमेंशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरर्स। अगेन एक अंडररेटेड टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन आता ही है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है। सो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन द मेजर्ड वैल्यू। गलती कर दी यार, ये पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को नाप रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा रीडिंग देने लगता है तो हम उसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, और करेक्शन करने के लिए हम उस एक्स्ट्रा रीडिंग को माइनस करते हैं। तो ऐसे कोई स्केल इमेजिन कर लीजिए जो स्केल पे आप अभी खड़े भी नहीं है, कोई वेइंग मशीन है जिस पे आप खड़े भी नहीं है और ऑलरेडी वो 0.1 की रीडिंग दे रही है, 100 ग्राम की रीडिंग दे रही है। अब आप इस पे खड़े होंगे तो आपका वजन ऑलरेडी ज्यादा नापा जा रहा है, तो करेक्शन करने के लिए आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सिमिलरली नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं। ध्यान रखना, डिफेक्ट में अकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। ये तो सही बात है, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग होते समय डिवाइसेस में गलतियां हो जाती हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स वाइल सेकंड वन इज ट्रू। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त बेस्ड ऑन एरर्स। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, देखते हैं क्या था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स 80 मीटर। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा ध्यान से रखिएगा, और लेकिन बेसिक क्वेश्चन टाइप के आ रहे हैं। देखते हैं क्या है। अ पार्टिकल मूव्स 80 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स इन फ्री फॉल ऑफ हाइट h, देन फाइंड h।
तो बच्चों इसको अगर आप बेसिक तरीके से करोगे ना तो आप बहुत सारा टाइम यूज कर लोगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर दोगे, राइट। अब देखो पेपर के समय हम नहीं चाहते कि हम किसी क्वेश्चन में अटके या पेपर के टाइम हम किसी क्वेश्चन में फंसे, तो इसलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। 80 मीटर गिरे लास्ट 2 सेकंड में। अब एक काम करिए, आप ना एक सीरीज याद कर लीजिए, हर एक सेकंड में आप कितना गिरते हैं अगर फ्री फॉल होता है। तो पहले सेकंड में गिरते हैं 5 मीटर, अगले सेकंड में गिरते हैं 15 मीटर, 1:3:5, जिसको हम गैलीलियो रेशियो कहते हैं। ये रेशियो याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। तीसरे सेकंड में हम लोग गिरे होंगे 15 इंटू 5 25 मीटर, और अगले में हम गिरे होंगे 35 मीटर, एंड अगले में हम गिरे होंगे 45 मीटर। मेरे पे जगह की कमी है, लेकिन ऐसी एक सीरीज बननी स्टार्ट हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है, अगर आप वो 2 सेकंड इमेजिन करें, और भी बना सकते हैं आगे 55, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखिएगा जरा ध्यान से, 80 मीटर यही 2 ऐड होके बना रहे हैं, 80 मीटर्स यहीं पर ऐड होके बन रहा है। इसका मतलब यही है इसके आखिरी 2 सेकंड। और पूछा गया है, पूछा गया है हाइट, तो अब यहां से उल्टा स्टार्ट करेंगे। 80 तो हो चुका है, 80 प्लस 25 प्लस 15 ये हो गया 120, 120 प्लस 5 125। तो यहां से आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। गैलीलियो रेशियो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स, कह सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी से भी हो जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन, लेकिन हम इसको अभी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा जल्दी से। अ पार्टिकल लूजेस 1/3 of its velocity when it strikes a block and covers a distance of 4 centimeter inside the fixed block। एक ब्लॉक है, मैं अपनी क्लास में एक बच्चों को जैकेट वाला क्वेश्चन कराता हूं, बुलेट प्रूफ जैकेट वाला क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन रहता है कितनी जैकेट पहने कि हम वो बुलेट से बच जाए, और ऐसी कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ सेंटीमीटर दिए गए होते हैं और उसमें बताया जाता है कि बुलेट की क्या वेलोसिटी घट गई। तो इसी तरीके से एक पार्टिकल है जो 1/3 वेलोसिटी लूज कर देता है जब वो 4 सेंटीमीटर चलता है किसी ब्लॉक के अंदर, फ्रिक्शन की वजह से वो 1/3 वेलोसिटी लूज कर देता है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा फाइनल वेलोसिटी। सो 1/3 वेलोसिटी लूज करने के बाद फाइनल वेलोसिटी होगी 2/3v। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है 4 सेंटीमीटर। मैं इसको यहीं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। आप चाहोगे तो मैं अलग कर देता हूं यार, अलग कर देता हूं, चलो यार। 2/3v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता है, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, थर्ड इक्वेशन का, इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर। ये इसी तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। अब दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है आगे। फाइंड डी डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड द ब्लॉक व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फिक्स टाइप का है, जब वो पार्टिकल रुक गया तो उसका फाइनल डिस्टेंस कितना हुआ ब्लॉक के अंदर। तो अब हम दोबारा इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर लेके चलेंगे, एक्सेशन सेम टू सेम, और डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं इस बार x, यही x हमें निकालना है। तो बेटर टू डिवाइड दिस टू इक्वेशन, 2a विल कैंसिल आउट 2a, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना बनाने वाला है यहाँ पे 4/9, 4/9 minus 1, तो दैट विल बी -5/9v स्क्वायर बाय माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 4/x इन सेंटीमीटर। ओके, सो v स्क्वायर कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। अगर x की वैल्यू देखें तो 9 उधर जाएगा, नीचे आने के बाद 36/5 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर होना चाहिए इस सवाल का। तो जरा देखते हैं, ऑप्शंस थे हमारे पास, हाँ इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, 36/5 एक सही ऑप्शन है। तो देखा आपने काइनेमेटिक्स से कितना आसान क्वेश्चन आया था, और अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्लासरूम थ्योरी। क्लासरूम थ्योरी का बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बच्चों जब मैं शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहा था ना, तो शिफ्ट 1 के पेपर को सॉल्व करते समय मैंने बच्चों से बताया था कि यार ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का जो रिलेशन है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन बड़ा सुंदर सा, बड़ा शानदार सा रिलेशन है। क्या है आपको पता है? k इक्वल्स टू p²/2m। ये शिफ्ट 1 में भी देखा गया है और ये शिफ्ट 2 में भी देखा गया है। सो टू बॉडीज हैविंग मासेस 4 kg एंड 5 kg हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो p²/2
एक का मास कितना है बच्चों 4 किलो, एंड अगेन पी स्क्वायर बाय 2, एक का मास कितना है बच्चों 5 किलो। हमने दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया। एक का मोमेंटम लिख देते हैं P4 क्योंकि वो 4 किलो वाले का, एक का मोमेंटम लिख देते हैं P5। अगर 2 से 2 को मार दे तो P4 बाय P5 इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां पे अंडर रूट आ जाएगा 2/5, सॉरी 4/5। तो इसका जवाब अंडर रूट में रहना चाहिए। अगर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, यस अंडर रूट 4/5। अब अंडर रूट 4/5 तो यार यहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, मोमेंटम का रेशियो तो यार 4/5 ही होगा। आई थिंक आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा फिर से, इट इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यार, तो उसके हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो आपने चेक करेंगे, बट करना इसी तरीके से रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। मैंने ना शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करते समय बोला था यार इस बार फ्रिक्शन से क्वेश्चन याद, देखो उन्होंने डाल दिया। तो फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन है क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। Does kinetic friction and static friction depend on the area of contact and material of the surface? क्या आपका फ्रिक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्या आपका फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है? इसके बारे में क्लास में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जाता है कि फ्रिक्शन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एरिया ऑफ द कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। और इसी बात का फायदा उठाया जा सकता था कि एरिया पे वो डिपेंड नहीं करेगा, बट क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, मटेरियल डिपेंडेंसी है, लेकिन आपके एरिया की ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इस बात का फायदा उठाइए, एरिया डज नॉट डिपेंड, तो ओनली ऑन सरफेस एरिया ये गलत हो जाएगा, ओनली ऑन मटेरियल ये सही हो जाएगा, बोथ तो गलत है, नन भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। समझ में आया आपको? तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है जो हम डर के जाते हैं कि अरे भाई साहब फ्रिक्शन के तो डबल ब्लॉक वाले सवाल आएंगे, तो क्या ये डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन है? नहीं, ये एक साधारण सा फ्रिक्शन का स्टेटमेंट वाला सवाल है, जिसकी थ्योरी भी थोड़ी भी कंसेप्चुअली अच्छी हुई, उससे ये सवाल बहुत प्यार से बन जाता। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी शिफ्ट 1 में ऑलमोस्ट सेम सवाल पाया गया था। शिफ्ट 1 में भी लोगों ने देखा था, एक ट्रेन वाला सवाल था, बैंकिंग का सवाल था। ये मेरे को जो अभी मेमोरी बेस्ड सवाल मिले उनमें से एक है। सो अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड टेक्स अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 500 मीटर, द रेल्स आर 1.5 मीटर अपार्ट, बाय व्हाट हाइट द आउटर रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल। तो बच्चों इसका डायग्राम कैसा बनता है आपको पता है? सो डायग्राम इज वेरी सिंपल, एक ऐसे बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसमें रेलगाड़ी का ऊपर वाला पहिया और नीचे वाला पहिया ऐसे दिखाते हैं, और इसमें जो थीटा होता है टेन थीटा, वो साइन थीटा से मैच करता है फॉर स्मॉलर एंगल्स। ये हो गया परपेंडिकुलर, जो वो आपसे पूछ रहे हैं कितनी बैंकिंग हाइट होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको एच लिख लीजिए, ये एच हमें निकालनी है, और ये डिस्टेंस उन्होंने हमको दे दिया है। वैसे तो दिया उन्होंने ये वाला डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग फॉर सिंपलर कैलकुलेशन साइन थीटा को टेन थीटा मान के हम इसको 1.5, आपको यहां लिखना है, यहां लिखना है, यहां लिख लीजिए, फिर टेन थीटा को साइन थीटा करना पड़ेगा। तो हम 1.5 मीटर इसी को मान लेते हैं, एच की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। और एक और बात, कैसे पता चलेगा छोटी वैल्यू है? आंसर देखिए, आंसर देखिए, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? छोटी वैल्यूज दिख रही हैं। छोटी वैल्यूज का फायदा होता है, हम लोग साइन थीटा टेन थीटा इक्वेट कर सकते हैं, हम इस वाले हाइपोटेन्यूज को डिस्टेंस से इस वाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इक्वेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हम एक काम करते हैं, अब अपने टेन थीटा का बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं। टेन थीटा का बेसिक फॉर्मूला सब लोग को याद रखना है, वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भैया बैंकिंग का टर्म रिवाइज करके जाइए। टेन थीटा अगर देखें तो h अपॉन 1.5 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। जरा वेलोसिटी देख ले कितनी थी, वेलोसिटी थी 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 144 बाय आर, रेडियस मुझे याद है 500 कुछ दिया था, और जी की वैल्यू अपन 10 लेकर के इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेशन के लिए h की वैल्यू को इधर कर दीजिए, 144 इंटू 1.5 को मैं लिख देता हूं 3/2, और 2 नीचे जाके तहलका मचा देगा, आप जानते हैं, और ये कितना बना लेगा 2000, ये हो गया भाई साहब, ये 1000, 10,000 नीचे आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है 144 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब 144 इंटू 3 अगर सॉल्व करें, तो 144 इंटू 3 अगर हम सॉल्व करें तो ये 12 और ये 13 और ये 4, 432, 432 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा एक ऑप्शन मैंने देखा था, 432 इंटू 10 की पावर -4।
इजी सवाल था अगर आपको बैंकिंग का हल्का सा कॉन्सेप्ट पता हो। और ये रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट ना शिफ्ट 1 में भी आया, तो आप लोग बैंकिंग का टर्म अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए आपको समझ में आएगा। अ मैन इज होल्डिंग अ रॉड ऑफ मास m एज शोन। तो एक आदमी एक रॉड ऐसे पकड़ा हुआ होगा, ये डायग्राम में तो उसके सिर से टिकी हुई है, लेकिन ये ऐसे एक रॉड को पकड़ा हुआ होगा। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम। तो बच्चों पूरा वजन तो इसके ऊपर चढ़ नहीं गया, राइट, पूरी रॉड तो इसने ऐसे उठा नहीं ली है, तो ये रॉड इसके ऊपर ऐसे टिकी हुई है, मतलब यहां पे ये कुछ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, अगर मान लेते से टिका हुआ है। एक यहां पर हिंज रिएक्शन फोर्सेस होंगी, वो बगरा बगरा, और एक mg आपको पता है यहां पर नीचे लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि ये फोर्स निकालने की बेवकूफी ना करें, बेटर है कि आप इसको टॉर्क बैलेंस से निकाल लें। तो इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हो जाएं, अच्छा एक एंगल भी दिया था मुझे याद है, यहां पर कहीं 60 डिग्री का एंगल दिया है, वो डायग्राम में आप देख लीजिएगा। तो अगर मैं यहां पर खड़े हो जाऊं तो यहां पर किस किस के टॉर्क नहीं बनेंगे, कभी मैं बताता हूं क्लास में, जो फोर्सेस उस पॉइंट से पास कर गई उनके टॉर्क नहीं बनते, तो इन दोनों के टॉर्क जीरो हो गए, बचे किसके टॉर्क, mg का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क। mg का टॉर्क कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाऊं मैं आपको, ये l/2 है और ये l/2 का cos थीटा, और cos 60 वैसे ही 1/2 होता है ना जी, है ना, कंफ्यूज मत करना, √3/2 मत बोल देना, l/2 cos 60 l/4। तो क्या यहां से टॉर्क बना, बिल्कुल बना सर, कितना बना, mg इंटू l/4, ये बन गया क्लॉकवाइज टॉर्क, ये बन गया क्लॉकवाइज टॉर्क। बैलेंस किसने किया, बैलेंस किया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ने। कुछ बच्चे पूछते भी हैं सर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर क्यों नहीं लगाई, ऐसी टेढ़ी क्यों लगाई। यार अब इमेजिन करो कि ऐसे पकड़े हुए हो, तो सरफेस जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है वो कैसा है, और याद रखिएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगती है। तो देखो मैंने कॉन्टैक्ट का फायदा उठाया और उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाई है, ठीक है। सो नॉर्मल कितनी दूरी पे, कुन्ने पे, कुन्ना कितना दूर होता है L, तो नॉर्मल का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा वो आएगा N इंटू L। दोनों टॉर्क एक दूसरे को जहां बैलेंस कर देंगे वहां से नॉर्मल का आंसर आ जाएगा mg/4। दिस शुड बी द राइट आंसर। तो बच्चों mg/4 एक ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन 2। तो आप देख रहे हैं सवाल किस जगह से आ रहे हैं, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। यूजुअली एक मैकेनिक्स का हवा बना के रखा जाता है, बोला जाता है कि मैकेनिक्स से जो सवाल आएंगे भाई साहब वो बच्चों से हिलेंगे भी नहीं, ऐसे सवाल आएंगे खतरनाक खतरनाक, लेकिन ऐसा है नहीं। सवाल जो आए आपने कैटेगरी देखी होगी कि सवाल बहुत इजी टाइप के सवाल है, इजी गोइंग सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे किसी भी बच्चे के जो बेसिक्स अच्छे से पढ़ के गया है, जिसको टॉर्क पता है, जिसको काइनेमेटिक्स आती है, जिसको लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस लगानी आती हैं, बहुत बेसिक चीजों से सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो दिया गया है रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। तो बच्चों यहां मैकेनिक्स समाप्त होती है, यहां पे मैकेनिक्स जितने मैंने क्वेश्चन कराया दैट वर बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। अब हमारा यहां से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या दिया गया है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 3/4 द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का 3/4 वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द हाइट इट रीचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको बताना है सेंटर से वो कितनी हाइट ऊपर तक दिखेगा, अर्थ का सेंटर रेफरेंस लेके चलना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी अर्थ, यहां पर हमारा सेंटर, और एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है सरफेस से विद अ वेलोसिटी 3/4 ऑफ एस्केप। अच्छा आप लोगों को पता है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। तो एस्केप का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए √2gm/r, राइट। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके आगे 3/4 लगाएंगे और सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फेंका तो कितना ऊपर गया, और दूसरा छोड़ा तो कितनी तेजी से नीचे टकराया। ये ग्रेविटेशन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लास में बिल्कुल डायरेक्ट कॉपियों में लिखवाए जाते हैं, और एस्केप के टर्म्स में देने का फायदा होगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से देखना, अब मैं यहां से सीधा COME लगाऊंगा, COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहां से, सरफेस से जितनी हाइट तक वो गया
और जितनी हाइट तक गया वो मैं उसको सीधा सेंटर से लिख रहा हूं आर, कोई समस्या नहीं। मुझे सेंटर से हाइट बतानी है, मैं सीधा सेंटर से लिख रहा हूं आर। अब आप लोग मदद कर सकते हैं मेरी ये इक्वेशन को लिखवाने में, है ना। आप भी अपनी तरफ से लिखिए, मैं भी अपनी तरफ से लिखता हूं। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक जरा ध्यान से देखिएगा, हाफ m 3/4 VE का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल जी सरफेस पे नेगेटिव होती है, सारी पोटेंशियल जी इनफैक्ट ग्रेविटेशन में नेगेटिव ही आती है। सो माइनस GMM बाय सरफेस पर कितनी दूरी होती है हमारी, सेंटर से r, इक्वल्स टू फाइनली आपको काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देनी है, मतलब पार्टिकल रोक देना है, और आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी GMM अपॉन r प्लस h लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग सेंटर से ही देख रहे हैं तो छोटा r। ये छोटा r का आंसर बखूबी बताएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको एक चीज बस छोटी सी जो पुट करनी है, जो आपकी कैलकुलेशन में मदद करेगी, दैट इज ये पहले सॉल्व कर लेते हैं 9/16 और ये 2gm/r का स्क्वायर करेंगे तो 2gm/r अंडूट हट जाएगा, राइट, अंडूट का अंडूट हटा दिया हमने, प्लस या ये माइनस हो जाएगा, माइनस GMM/r इक्वल्स टू माइनस GMM/r। अब आप देखो फायदा, GMM और GMM ये सब जगह से कैंसिल आउट हो गया। ये 2 ने 2 को मारा, 9/16r माइनस 1/r इक्वल्स टू माइनस 1/r। यही कुछ आ रहा है आंसर। अगर आप ये नेगेटिव साइन इधर भेज दें तो 1/r माइनस 9/16, और बाद में रेसिप्रोकल करना ना भूलें। तो नीचे आ गया हमारे पास 16, ये पकड़ा इसने 16 को 16 बार, और 16 ने अपने आप को एक बार, तो 9 यहां पर आ गया और ये आ गया 1/r। यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16r/7 इसका आंसर होना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता मेरे पास ऑप्शंस थे क्या, नहीं मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे यहां, बट यू कैन चेक जब जेई का पेपर आएगा। हमें अभी मेजरली आंसर्स के पीछे नहीं भागना है। अभी जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं वो सारे लोग ये देखने आए हैं कि भैया क्वेश्चन किस टाइप पे आ रहे हैं, किस तरीके की चीजों को हमको रिवाइज करते हुए चलना है। अगर ग्रेविटेशन पे फोकस कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन में पिछली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला था, और ये एस्केप पे बेस्ड क्वेश्चन है, एस्केप एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बढ़िया सा सवाल था, ग्रेविटेशन पे एक इजी क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं आया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ना फिर से ग्रेविटेशन बेस्ड ही सवाल है, और ग्रेविटेशन में भी एक लॉस पढ़ाए जाते हैं जिनका नाम होता है केप्लर्स लॉ, उन पे आधारित ये सवाल है। जरा ध्यान से पढ़िए, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज लेसर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून अबाउट अर्थ। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो अर्थ है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो सन के अराउंड है, और जो मून है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो अर्थ के अराउंड है, तो वो मून की वेलोसिटी कह रहे हैं कम होनी चाहिए। अब एक बात समझिएगा, केप्लर्स लॉ में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जो भी टाइम पीरियड के स्क्वायर होते हैं वो दूरी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं। और आपको पता है टाइम पीरियड में एंगुलर वेलोसिटी कहां आती है, टाइम पीरियड में एंगुलर वेलोसिटी नीचे आती है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, अभी प्रोपोर्शनैलिटी है तो 1/ओमेगा का स्क्वायर, वैसे यहां 2 पाई होना चाहिए बट ठीक है मैं प्रोपोर्शनैलिटी लिख रहा हूं, तो 1/ओमेगा का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जितनी ज्यादा दूरी उतना छोटा ओमेगा, राइट। तो हमारी दूरी किसके बीच में ज्यादा है यार, हमारी मून और सन के बीच में दूरी, सॉरी मून और अर्थ के बीच में दूरी ज्यादा है, या अर्थ और सन के बीच की दूरी ज्यादा है? ऑफ कोर्स अर्थ और सन के बीच की दूरी ज्यादा है, इसीलिए जितनी बड़ी दूरी उतना छोटा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की कम रहेगी एज कंपेयर टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून, ये बिल्कुल सही है। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम टेकन बाय मून रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज लेस, बिल्कुल सही। जब ओमेगा ज्यादा होगा तो जल्दी चक्कर लगा लिया जाएगा, और जब ओमेगा कम होगा तो धीरे चक्कर लगाया जाएगा। और यार कॉमन सेंस समझते हो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ना कॉमन सेंस हो जाते हैं। हमारा मून का एक चक्कर लूनर, राइट, हमारा सन का एक चक्कर हैप्पी न्यू ईयर। तो आपको समझ में आता है कि सन का एक चक्कर और मून के एक चक्कर में वैसे ही अंतर है, टाइम पीरियड का अंतर रहेगा, दोनों को एक चक्कर लगाना है तो ओमेगा का अंतर आ चुका है, इसी से कॉमन सेंस से सवाल हो जाता। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है दैट इज बेस्ड ऑन, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये क्वेश्चन ना
रोटेशनल मोशन का है। क्या होता है जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चे, अ रिंग, अ सॉलिड स्फीयर, बस उनको याद आ जाता है अरे यार ये वो क्वेश्चन आ गया रोलिंग मोशन का, जिसमें कोई ऊपर से चीज छोड़ेंगे वो नीचे आएगी तो उसकी एनर्जीज पूछेंगे, उसकी स्पीड पूछेंगे, उसका टाइम पूछेंगे। बट एक बार पढ़ लिया करो सवाल। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बच्चों एक बार ना सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के आइडिया ले लिया करो कि किस टाइप का सवाल है, क्या तुम पढ़ के गए हो वही है या थोड़ा सा अलग चीज भी पूछ लेता है कभी कभी मस्ती में। तो ध्यान से देखिएगा, अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम एंगल थीटा। सेम एंगल थीटा पे वो इंक्लाइन है और उसी से रिंग नीचे आ रही है, उसी से सॉलिड स्फीयर नीचे आ रहा है, सेम मास का है। आपको पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब एक वर्ड नोटिस किया आपने, स्लाइड्स डाउन, इसका मतलब रोलिंग का सवाल नहीं है। और अगर रोलिंग का सवाल नहीं है तो इसमें फिर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सेम एंगल है, सेम हाइट है, तो बेटा जब नीचे पहुंचोगे तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी? दोनों केस में तुम्हारा mgh ही हाफ mv² में कन्वर्ट होगा, राइट? तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा कहां से आई होगी? तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी से आई होगी। जब भी तुम नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से आई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मास सेम है तब तक g भी सेम हो गया, h भी सेम है, तो अगर जब तक मास सेम है तब तक काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे पहुंचने वाली सेम होगी, नो मैटर व्हाट द शेप वाज। अगर यहां पे एक क्यूब भी होता, अगर यहां पर एक गंदा सा कोई स्फीयर भी होता, या यहां पे कोई अजीब सा शेप होता अमीबा जैसा भी, तो भी यहां पर वो नीचे उसी टाइम और उसी स्पीड और उसी काइनेटिक एनर्जी से पहुंचता। तो ये आपको समझ में आ गया। सो इसका आंसर आएगा 1:1। वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू उन्होंने हमको दे रखी है। बच्चों जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करता है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी की, हमेशा आपको इंटरनल एनर्जी की याद आनी चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को हीट एनर्जी, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से कहानी सुनाता हूं। इंटरनल एनर्जी अंदर की मॉलिक्यूल्स की, सारे मॉलिक्यूल्स की सम होती है काइनेटिक एनर्जी का। सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ लो, दिस प्लस तेरा रोटेशनल प्लस तेरा ट्रांसलेशन सब जोड़ ले, सारे काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला बड़ा सुंदर सा है, μFRT/2। ये हमारे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। या म्यू मोल्स होते हैं, F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेंपरेचर इन केल्विन होता है, 2 कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं यहां पे मोल्स का इस्तेमाल करूं 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डायटोमिक होगा तो 5, R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर यहां दे रखा है हमको 27 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलना, 300/2। क्या बनेगा इससे आंसर? 3 ने डिवाइड किया इसको 100 और ये आप ना ऐसे कर लो यार, 125 और ये हो गया 6250। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 6250 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन था यार, इंटरनल एनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैं क्या ही बोलूं अब इस बात को। तो आप जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं मेरे साथ, आपको एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फिजिक्स में बहुत डेप्थ में नहीं जाना बंधु। आपको केवल इस तरीके से चीजों को याद रखना है कि आप एट द सरफेस सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कर पाए। एनसीईआरटी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। मेरे हिसाब से दिस इज एनफ, दिस इज एनफ। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो बेसिक लेवल की रेफरेंस बुक यूज करें, उसमें कोई बहुत डेप्थ के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जेई पीवाईक्यूज में भी आप ना केवल 2020 तक के ही पीवाईक्यूज सॉल्व करें, या ज्यादा से ज्यादा बहुत मन कर रहा है अंदर से आपको तो 2019 तक, इसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन आए उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एंड इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, बट मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स तो बता ही दूंगा। A rod is stretched by 2 equal forces from both sides when the forces are removed, is removed लिखा है यहां पर, rod regains the original configuration। तो बेटा अगर आपने किसी रॉड को दोनों तरफ से खींचा तो क्या होगा? तो इससे बनेंगे स्ट्रेन्स, इससे आएगा स्ट्रेस।
तो ऐसे में क्या होता है, लॉन्ग ये जो रॉड है वो एलोंगेट कर जाती है, खिंच जाती है, राइट। ये हमें पता है, ये बेसिक पढ़ाया जाता है इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर। और ये क्यों होता है, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, वो अपने डिस्टेंस को चेंज करना नहीं चाहते, अब वो वापस आने के लिए स्ट्रेस दिखाएंगे, वापस आने के लिए फोर्सेस लगाएंगे, जिनको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्सेस, राइट। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो दिस हैपेंस ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द रॉड, बिल्कुल वही कह रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो इलास्टिसिटी से जो क्वेश्चन था वो एक बेसिक जनरल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। जिस बच्चे को इलास्टिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पता थी उससे ये हो जाता। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। अभी थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके का है। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। मैं अपनी क्लास में ना बहुत बार बोलता हूं कि सीपी बाय सीवी निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें जनरल कुछ दे देता है, जैसे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर क्यूब, ऐसा कुछ भी फंक्शन दे देता है जनरल, या TV के बीच में रिलेशन दे देता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉलीटॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर वो n पूछे, पॉलीटॉपिक कांस्टेंट पूछे तो वो निकल जाता है, अगर वो गामा पूछे दैट इज सीपी बाय सीवी पूछे तो भी वो वहीं से निकल जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं तब आप समझेंगे मेरी बात को। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपको बताया गया है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यूब। अब देखना मेरे स्टेप्स को, वॉच आउट माय स्टेप्स, क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा मैं। सबसे पहले मैं टेम्परेचर से बोलूंगा भैया तुम जरा वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाओ, प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाओ। अब टेम्परेचर क्या बनता है, पीवी अपॉन आरटी, राइट, पीवी अपॉन म्यू आर। तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी अगर हम लिख लें तो टेम्परेचर क्या बनता है, पीवी अपॉन म्यू आर, राइट। अगर यहां पे क्यूब करके लिखूं, सॉरी, अगर मैं यहां क्यूब करके लिखूं तो पी क्यूब वी क्यूब बटे म्यू आर क्यूब। मैं म्यू आर क्यूब क्यों ही लिखूं, कांस्टेंट ही तो है यार। तो ये आपका इस तरफ से आ गया, राइट। और अगर मैं इधर से p को एक p से मार दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर मुझे कांस्टेंट चाहिए होता है पॉलीटॉपिक तो मैं इसको पॉलीटॉपिक फॉर्म में लाना चाहता हूं, या अगर मुझे गामा चाहिए होता है तो मैं इसको एडियाबेटिक फॉर्म में लाना चाहता हूं। मुझे p की पावर 1 करनी होती है कैसे भी करके। अब यहां आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आया है, p स्क्वायर वी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट। अब आप देख सकते हैं p का स्क्वायर है, मुझे पावर कितनी चाहिए 1, तो बचा कुचा जो v की पावर में होगा वो ऑटोमेटिकली एडियाबेटिक कांस्टेंट या पॉलीटॉपिक कांस्टेंट होगा। तो मैं अब 2 से क्या करूंगा, इसको अंडर रूट कर दूंगा, अंडर रूट करूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने पे पावर कितनी हो जाएगी 3/2, एंड इसका आंसर होना चाहिए 3/2। मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, यू कैन चेक इट लेटर, आप इसको ध्यान से चेक कर सकते हैं। बिलीव इन द प्रोसेस, प्रोसेस देखिए किस तरीके से फॉलो किया गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहां से चमका। सो नया क्वेश्चन आ गया है और इसमें सवाल है रिलेटेड टू एसएचएम तो नहीं कहेंगे, बट हाँ वर्क पर एनर्जी प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मिक्स सवाल है, ठीक है। ये एंड में डल गया मेरे को लगता है एसएचएम का समझ करके, लेकिन इट इज नॉट बेसिकली ऑन एसएचएम। पढ़ लेते हैं एक बार। अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड swings in a vertical plane so that it is its acceleration in the extreme position and lowest position are equal। तो एक पेंडुलम की तरह बॉल स्विंग कर रहा है और उसका एक्सट्रीम का एक्सेलरेशन और उसके मीन का एक्सेलरेशन सेम है। मैं डायग्राम बनाता हूं, इधर देखो, एक्सट्रीम का एक्सेलरेशन है, एक्सट्रीम इसको मान ले, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा नॉट, ये एक्सट्रीम एंगल मान लेते हैं थीटा नॉट, और मीन ये रहे मीन, मीन मीन तू बड़ा मीन है, ये मास m है, ये भी मास m है, और मीन का एक्सेलरेशन सेम है। अब आपको पता है जब आप एक्सट्रीम पे होते हो तो आप रुक जाते हो, आपका पेंडुलम रुक जाता है, और अगर आपका पेंडुलम रुक जाता है तो वहां पर केवल एक ही एक्सेशन रहता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेशन जो बनता है v²/r से वो वहां नहीं होता। तो इसका मतलब यहां केवल आपको वापस लाने के लिए एक टेंजेंशियल एक्सेशन फील हो रहा होगा, और ये डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं g sin थीटा, ये डायरेक्ट पता होता है हम लोग को g sin थीटा, कंपोनेंट तोड़ के भी निकाल सकते हो बट डायरेक्टली बच्चों को क्लास में बता दिया जाता है g sin थीटा होता है। अब ये g sin थीटा कुन्ने वाला एक्सेलरेशन है जब आपकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब आप मीन से गुजरे
तब तो ये जी साइन थीटा नहीं बचा, तब तो जी नीचे हो गया है। तो जब आप मीन से गुजरते हो तो आपकी वेलोसिटी बहुत जोरदार होती है, और वो वेलोसिटी कितनी होती है आपको पता है, √2gh 1 माइनस कॉस थीटा, ये वेलोसिटी होती है बेटा हाइट गिरने पर। ये सब चीजें डायरेक्ट पता होती है ना, तो बहुत टाइम बचता है हमारा। ये वेलोसिटी जब यहां आप थीटा एंगल से गिरते हो तो आपकी वेलोसिटी होती है √2gh 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कि आपकी ये वाली वेलोसिटी पहुंचने वाली है, इसको लिख लेते हैं अपन v0, तो यहां पर जो एक्सेशन होगा वो होगा ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेशन, और वो कितना होगा v0 स्क्वायर बाय r। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेशन होगा। यहां टेंजेंशियल एक्सेशन नहीं होता, यहां टेंजेंशियल एक्सेशन मीन पोजीशन पे 0 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को अब इक्वेट करूं किससे, v0 स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू g साइन थीटा। ठीक है भाई, चलो v0 स्क्वायर को लिख देता हूं 2gh की जगह वही है r1 माइनस कॉस थीटा, जो हाइट है या लेंथ है वो सेम है, रेडियस भी वही होता है, अपॉन r, मैंने अंडूट हटा दिया, देख रहे हो, g साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, g से g गया, r से r गया, यस, यहां से हमें आंसर बनेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा आंसर, इसमें मेरे पास यार आंसर में इसके ऑप्शंस नहीं है, बट मुझे याद है किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना था, इसको टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वहां भी कुछ लोग फंस जाते हैं, कभी कभी टेन थीटा में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसके लिए देखिएगा। सो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है भाई, अगर मैं एक साइन थीटा बाई 2 को मार दूं, यहां से एक 2 को भी मार दूं, तो यहां पे तैयार हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 का आंसर हो जाएगा 1/2। ऐसी कुछ फॉर्म में आंसर आपको देना था, इनवर्स फॉर्म में देना था, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये मैं बोलूंगा कि हाँ, इट इज अ मीडियोकर रेंज क्वेश्चन, ये ठीक ठीक क्वेश्चन था, इसमें काफी चीजें थी जो बच्चों को पता होती तो जल्दी आता आंसर, वरना टाइम लगता। तो देखो, कुछ पेपर के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ने भी होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु डजंट वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन क्यों ही अटेम्प्ट करें? अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा 97, 98, 99 परसेंटाइल 60 नंबर से ऊपर में बन रहा है, 70 नंबर के ऊपर बन रहा है, तो फिर हम पूरा पेपर के हर क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा हमें जो दिख रहा है कि नहीं, दिस क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग मेनी कॉन्सेप्ट्स, इस क्वेश्चन में आपको जी साइन थीटा निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको वी स्क्वायर बाय निकालना पड़ेगा, वी नहीं याद है तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी थीटा एंगल गिरा के। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। एज ए टीचर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कभी कभी स्किप करने में फायदा होता है। ठीक है, तो ये मैं छोटे छोटे टिप्स देता रहूंगा आपको आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और जिन बच्चों का आने वाला अटेम्प्ट है उसमें काम आएगा, ये नोट करते चलिएगा छोटी छोटी बातों को। ठीक है, सो अब यहां से हमारा 12th का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। 12th में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल आया था, और एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है एनसीईआरटी का, डाइपोल। ये डाइपोल से रिलेटेड सवाल है, और उसमें भी डाइपोल में भी उनका एक फेवरेट टॉपिक है टॉर्क, उससे रिलेटेड सवाल है। बहुत ही डायरेक्ट सवाल था, पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P 15 कूलम मीटर पर सेकंड तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है चलो, प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क ऑन द डाइपोल। ये मेमोरी बेस है, ये जितने मुझे सही मिले मैं उतने लेकर के आ गया। ठीक है, सो टॉर्क का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, PE साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P क्रॉस E का मॉड, PE साइन थीटा। P की वैल्यू 15 थी, E की वैल्यू 20 थी, थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पढ़ना सही रहता है। 30 डिग्री मतलब साइन 1/2, और यहां से एक सिंपल सा आंसर आ रहा था 150 न्यूटन मीटर, दैट इज आवर टॉर्क। तो इजी क्वेश्चन आया था, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड वो पोटेंशियल वाले पार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट है, आपको सही और गलत बतानी है। For equipotential surface, work done by the field is zero. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो फील्ड होती है उसका वर्क जीरो आता है। अब बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला, सॉरी, इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाता है बहुत अच्छी तरीके से कि वर्क डन का फॉर्मूला इक्विपोटेंशियल में या पोटेंशियल के केस में होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इक्विपोटेंशियल पे एक ही पोटेंशियल होता है पूरे सरफेस पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में आता है, और प्रॉपर्टीज में आता है कि भैया उसमें अगर चार्ज चलाना चाहें तो उसमें चार्ज चलाने का कोई पैसा नहीं कटता,
कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन जीरो है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एंगल पे आ गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवा देगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी डिफरेंस डेवलप नहीं करवाना है तो आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ आर ट्रू। इसके जो भी ऑप्शंस होते हम अपना आंसर उसके अनुसार अलाइन कर लेते। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब यहां पर जो है वो रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन मुझे देख के थोड़ा सा अटपटा लगा था जब मैंने इसको पहली बार देखा कि सच में ऐसा क्वेश्चन आया है। पता नहीं है आया भी नहीं आया है भाई, काफी सारे बच्चों ने अपने हिसाब से वो बताए हैं कि सर ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हमने उसी के बेसिस पे बनाया। पता नहीं बच्चे कितने सच्चे, तो उसके हिसाब से हमने ये बनाया है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो कसम से बाय गॉड ऐसा टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चे से भी पूछ लेंगे ना तो वो भी बता देता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्यार से रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो रेजिस्टिविटी कभी भी कोई भी डायमेंशन वायमेंशन को चेंज करने से नहीं बदलती। इट ओनली हैज डिपेंडेंसी ऑन टू थिंग्स, दैट इज मटेरियल एंड टेम्परेचर। केवल इन दो चीजों से बदलती है हमारी रेजिस्टिविटी, बाकी किसी चीज से नहीं बदलती। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि आपको उन्होंने बोला लेंथ डबल कर दी। लेंथ डबल करने से हमें क्या दिक्कत है, हमारी कोई गड़बड़ नहीं हो गया। जो बच्चे रो एल बाय ए सोच रहे हैं, वो नाटकबाजी सोच रहे हैं, उनके लिए गड़बड़ है। जो बच्चा सिंपल जानता है रेजिस्टिविटी 10th क्लास से चला आ रहा है, तो ये सीधा सीधा आंसर था नो चेंज इन एस। तो ऐसे क्वेश्चन पे मैं एफर्ट भी नहीं डालूंगा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, two semicircles lying in the same plane having radius 2 pi and 4 pi, the current flowing through the wire is 4 ampere, calculate the magnetic field at a point P। तो एक काम करता हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन ना मैं आपको एक जगह से दिखाता हूं पहले, है ना। तो जरा एक वीडियो दिखाता हूं आपको, जरा वीडियो देखना, मजेदार वीडियो है। और मैंने पिछले शिफ्ट में भी जब सॉल्यूशन दिया था तो कुछ चीजें दिखाई थी, वीडियोस दिखाए थे, और वो वीडियो से क्या होगा आपको एक आइडिया लगेगा किस टाइप का ठीक है। ये जरा एक वीडियो देखना आप लोग। जल्दी बोलो, जुड़ेंगे कटेंगे। ये भी जुड़ रहा है और ये भी फ्लो है, सेम फ्लो है, सेम फ्लो में जुड़ रहे हैं, सेम फ्लो में जुड़ रहे हैं, दोनों अंदर है। तो दोनों में क्रॉस लगा दीजिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा। आंसर बताइए क्या आएगा। म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन लीजिए, 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये सेकंड आंसर आ। डायरेक्ट क्वेश्चन था जो क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को प्रैक्टिस में कराया जाता है। सेम क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखें तो एक तरफ से रिंग है, एक तरफ से दूसरी रिंग है। एक का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पहुंचेगा म्यू नॉट आई बाय 4 r1, दूसरे का पहुंचेगा म्यू नॉट आई बाय 4 r2। और जैसा मैंने अभी उस वीडियो में कहा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड जोड़ेंगी। अगर हम जोड़ेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 हम कॉमन ले सकते हैं और यहां पे आ जाएगा 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। आप एक r1 r2 में से पाई बाहर निकाल लीजिएगा और r1 r2 को नीचे रख दीजिए 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख दीजिएगा 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यू लिख दीजिएगा 4, नीचे ले लीजिएगा एलसीएम 4। दो बार पकड़ेगा, इसको एक बार पकड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 3 बाय 4। तो ऊपर आ जाएगा 3 बाय 4, 4 ने 4 को मारा, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7। एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, वैल्यूज पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, बट यस द कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इजी। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराते हैं, आप इसके साथ एक क्वेश्चन मुफ्त में भी लेके जाइए। ये अगर पलट जाता है, इस तरफ आ जाता है, मतलब सिस्टम ऐसा दिखने लगे अगर इस तरीके का, तो इसी में ये नेगेटिव हो जाएगा, सबट्रैक्ट होने लगेंगे। एक का डायरेक्शन बाहर हो जाता है और एक का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल से अंदर हो जाता है, और इसकी वजह से आंसर ऐड नहीं सबट्रैक्ट होने लगता, तो यही माइनस आ जाता और इस टाइप के सवाल का आंसर बन जाता है। ये डायरेक्ट केसेस हैं जो क्लासरूम में डिस्कस किए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, जिसमें गैल्वेनोमीटर का सवाल आया। पता है आपको गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? डिफ्लेक्शन दिखाना।
किस पे? करंट पे। करंट डिफ्लेक्शन, करंट डिफ्लेक्शन, करंट डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो सवाल भी उसी पे बेस्ड था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा या फाई। तो करंट ऑफ 200 एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ एमसीजी बाय 60 डिग्री। तो जब हमारा करंट आया 200 तो डिफ्लेक्शन हुआ हमारा 60 डिग्री, पाई बाय 3। फाइंड द करंट टू कॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ पाई बाय 10। अब बताओ कितना करंट होगा कि पाई बाय 10 का डिफ्लेक्शन आए। आइए डिवाइड कर देते हैं, रेशियो में निपटा देते हैं सवाल को। तो 200 बटे आई इक्वल्स टू पाई, पाई का हिसाब हुआ 10 बटे 3। यस, 10 ने 0 मार दिया, आई का करंट का आंसर आ गया 60 एम्पियर। वेरी इजी। तो एमसीजी का सवाल है, बच्चे डरते हैं, लेकिन सवाल क्या वो कुछ नहीं है, दमदार नहीं है सवाल, सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स। और मैं ना अपने पिछले वीडियो में ये बात कह रहा था कि यार एसी से सवाल नहीं आया, एसी से सवाल नहीं आया, ट्रांसफॉर्मर से सवाल नहीं आया, एलसीआर से सवाल नहीं आया। और जब मैंने बोला और उतनी देर बाद मैंने देखा सेकंड शिफ्ट में दोनों सवाल थे। मैं आपको दिखाता हूं, एक ट्रांसफॉर्मर से भी सवाल है, मैंने देख रखा है, ये देखो ट्रांसफॉर्मर से सवाल है, और एक सवाल आपके एलसीआर सर्किट से भी है। तो एक शिफ्ट में बिल्कुल नहीं पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में दोनों सवालों को डाल दिया गया। तो पहला सवाल एलसीआर सर्किट का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एल दिया है, सी दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपको पावर फैक्टर निकालना है। बच्चों पावर फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस फाई। कॉस फाई सीधा लिखा जाता है आर बाय जेड। अभी आर क्या होता है, सीधा सीधा ध्यान रखना है, आर तो रेजिस्टेंस हो गया 10, लेकिन जेड बनता है एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अभी एक्सी माइनस एक्सएल निकालने के लिए अपन साइड से चलते हैं। एक्सी कैसे बनता है, 1 बाय ओमेगा सी से, और ओमेगा कितना होगा, ओमेगा बनेगा 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ, एफ कितना है बच्चों 50, और सी की वैल्यू 10 टू दी पावर -3 अपॉन पाई, 10 की पावर -3 अपॉन पाई। पाई पाई का हिसाब हुआ, यहां भी 100 आया, 100 ने 10 की पावर -3 को मारा, तो ये आ गया ऊपर -1, ऊपर आके +1, तो 10 ओम। ये आपके एक्सी की वैल्यू है। सिमिलरली आप एक्सएल की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्सएल की वैल्यू कैसे बनती है, ओमेगा टाइम्स एल से। ओमेगा फिर से 2 पाई एफ की जगह 50, एल की जगह 100 अपॉन पाई, और आप पाई पाई का फिर से हिसाब कर दीजिए, और यहां मिली लिखा है तो 10 की पावर -3 भी लगा दीजिए। 1 2 3, 10 की पावर -3, 2 पंजे 10 ओम आपका एक्सएल भी आ गया, एक्सएल आ गया, एक्सी आ गया, 10 - 10, अरे ये तो रेजोनेंस कंडीशन है, 10 - 10 हो गया 0। ऐसे में पावर फैक्टर R अपॉन R हो जाता है, दैट इज 1। तो बच्चों ये रेजोनेंस कंडीशन का सवाल था, और जब मैं क्लासरूम प्रोग्राम में बताता हूं तो मैं बोलता हूं भैया एक चीज नोट कर लो, एलसीआर का सवाल है तो 95% चांसेस है कि वो रेजोनेंस कंडीशन से ही आएगा। सो 1 इसका पावर फैक्टर है, बिल्कुल इजी डायरेक्ट। अगर तुक्का भी लगाना होता 1 पे तो मैं ऐसे ही लगा देता, अगर टाइम नहीं बचा होता मैं मान लेता कि यार कौन सॉल्व करेगा यार, एक्सएल माइनस एक्सी होगा, कटा जा रहा होगा तो आ जाएगा आंसर अपने आप से 1। अगर तुक्के वाली बात, ऐसा करना नहीं, गलत बात है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे बोला ना दोनों क्वेश्चन देखने को मिले एसी से, एक एलसीआर का और एक ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइमरी साइड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड विद 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई and the ratio of the number of turns of the primary to the secondary winding is 10:1, load resistance at the secondary coil is 46, then the power in the secondary winding is। सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस तरीके से वोल्टेज का सप्लाई कर रहा है। तो आपको लिखा है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी, प्राइमरी में 10 गुना ज्यादा टर्न्स हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेकेंडरी में 10 गुना कम टर्न्स हुए। 10 गुना कम टर्न्स का मतलब क्या हुआ, वहां पे आने वाला वोल्टेज 10 गुना रिड्यूस हो जाएगा, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन हुआ, तो अगर आप 230 का 10 गुना कम कर दें तो 23 वोल्ट हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, वी आउटपुट होगा 23 वोल्ट। पहले ये बात समझ में आ गई आपको। लेकिन वो वोल्टेज नहीं पूछ रहा, वो आउटपुट पावर पूछ रहा है, पावर इन द सेकेंडरी, लेकिन उसने वहां का लोड भी दे रखा है। अब वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, कोई तुम्हें पावर निकालने से नहीं रोक सकता। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, पावर यहां लिख देता हूं, पावर बना 23 का स्क्वायर बटे आर, आर कितना है 46, 23 ने 2 बार मारा, आंसर आया
11.5 वॉट। 11.5 वॉट एक ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको पहले वोल्टेज स्टेप डाउन करके यहां ले जाना था और फिर आपको एक सादा सा ज्यादा सा इजी सा पावर का फॉर्मूला लगाना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पोलराइड्स, पोलराइजर पे बेस्ड है। मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया हुआ है अपने क्लासरूम प्रोग्राम में, और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं फिर बोलेंगे, अपन बात करेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं क्या टाइप की चीजें होती हैं जो कभी कभी क्लासरूम में डायरेक्ट डिस्कस हो जाती हैं गलती से हमसे। फर्दर इससे आपको अगर दिमाग लगा है इस एक्सिस पे आप आ रहे हो, उससे आप फिर से 45 डिग्री इंक्लाइन, इसका मतलब आप निकलोगे बाहर, ऐसा नहीं है निकलोगी डॉट डॉट्स बाहर निकलेंगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी फिर से पुरानी वाली इंटेंसिटी का cos स्क्वायर 45 टाइम्स हो जाएगा, जो कि फिर से I नॉट बाय 2 करके I नॉट बाय 8। आपने देखा है वीडियो, इसमें एक्चुअल में मैंने 3 पोलराइजर क्लास में ऑलरेडी लगाए रखे थे और उनके बीच का एंगल 45 डिग्री पे निकाला लगाया रखा था, और पूछा गया था कि बताइए मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां से कितनी निकलेगी, और 45 डिग्री पे ही मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है। अब ये चीज जब क्लास में डिस्कस हो जाती है तो बच्चों के लिए ये सवाल कैसा होता होगा, आप जरा ध्यान से देखिए। बिटवीन 2 पोलराइजर प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन, तो एक पोलराइजर दूसरे पोलराइजर के साथ क्रॉस पोजीशन में पहले से लगा दिया गया है। तो एक पोलराइजर ऐसा, ये पोलराइजर ऐसा, आपने मेरा डायग्राम देखा होगा, उसमें भी 2 पोलराइजर एक दूसरे के 90 डिग्री पे लगे थे, लेकिन इनके बीच में ठूसा गया एक नया पोलराइजर, उसको किसी एंगल पे लगाया जाए। तो इसमें 2 बार मेलस लॉ लगता है, और 2 बार मेलस लॉ लगने के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आती है, मैं इसको थोड़ा एंगल पे ले जाता हूं, इसको थोड़ा एंगल पे ले जाता हूं, तो फाइनल मेलस लॉ कैसा लगता है आपको बता देता हूं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई में पॉपुलर है। तो फाइनल मेलस लॉ होता है, जो भी इंटेंसिटी आती है, यहां से मान लीजिए पोलराइज लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट आ रही है, तो I नॉट बाई 2, फिर I नॉट बाई 2 का cos स्क्वायर थीटा, फिर I नॉट बाई 2 का फिर से cos स्क्वायर थीटा का, फिर एक और बार sin स्क्वायर थीटा। तो I नॉट बाई 2 का cos स्क्वायर थीटा का फिर से sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक जगह से थीटा बनता है, एक जगह से 90 माइनस थीटा बनता है। वो आप लेक्चर्स लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता दिया जाता है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया इसमें 45 डिग्री एंगल रख के ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो पास कर पाती है। आपको क्या करना है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमम बनाए। अगर आपको इससे दिक्कत आ रही है तो आप क्या करिए, I नॉट बाई 2, और थोड़ी देर के लिए इसको इमेजिन कर लीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए इसको लिख लीजिए 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, हमारे मैथ्स वाले बच्चे सब जानते हैं। 2 साइन थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं साइन डबल थीटा। अब बस यहां से क्लियर हो गया, साइन डबल थीटा मैक्सिमाइज करना है। साइन डबल थीटा मैक्सिमाइज कैसे करेगा छोटू, साइन डबल थीटा शुड बी 1 मैक्सिमम वैल्यू, तो थीटा शुड बी 45 डिग्री, क्योंकि 2 थीटा 90 होगा। डायरेक्ट सवाल, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो क्लासरूम प्रोग्राम में बताई जाती हैं। बच्चा अगर उस समय उस चीज को नोट कर ले, अच्छी तरीके से समझ ले, कॉन्सेप्ट बना ले, तो कहीं से पेपर बाहर नहीं जा रहा है। पेपर बिल्कुल वहीं से आ रहा है जहां से हमने पढ़ा था, जहां से हमने इस चीज को अच्छे से सीखा था। जो जो हमने नोट किया है क्लासरूम प्रोग्राम में, वो एग्जैक्टली पेपर में दिखा है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। और मैं अब तो मेरा मतलब ऐसा है कि मैं वीडियो दिखाऊंगा अब सारे आपको ऑलमोस्ट, तो है ना। फिर से एक डायरेक्ट चीज होती है, क्लास में बताई जाती है। ये पाश्चियन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का सवाल है, और पाश्चियन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब मेरे को करना नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कर चुका हूं। मैं क्यों ही करूं सवाल बार बार, है ना भाई। जब मैं ऑलरेडी ये चीजें क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा चुका हूं, तो मैं आपको दोबारा क्यों बताऊं। मैं तो बस वन बाय लेमडा आर, वन बाय 9 माइनस 1 बाय 16, लॉर्ड 16 का एलसीएम 144, 16 माइनस 9 7, 100 आपको करना है। लेमडा इक्वल्स टू 144 बटे 7 आर। आपके पास आंसर आ गया, 144/7 R। 144 उन्होंने ऊपर अल्फा लिखा रखा था, और वही अल्फा डायरेक्ट आंसर में आएगा। तो इसका डायरेक्ट लिखूंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। ये आ गया इसका सीधा आंसर 144। मुझे बड़ा मजा आता है, पता है क्या होता है, जब कुछ चीजें क्लास की डायरेक्ट आती है ना बच्चों पे, बड़ा मजा आता है। बच्चे बाद में आते हैं कि सर ये तो नोट से फंस गया सर, तो यही तो हम चाहते हैं
कि पेपर नोट से फंसे, पेपर उन जगह से फंसे जहां से हम पढ़ के जाएं, हमको ऐसा ना लगे यार ये कि एलियन जैसा आ गया, ये कहां से उड़न तक उड़ा आ गया नीचे की तरफ, वो हमको पता ही नहीं चला कि ये पेपर कैसा है। हमारा पेपर, पूरा पेपर एग्जैक्टली नोट से हो, यही हमारा टारगेट रहना चाहिए हर बार, हर साल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the work function of a metal is 6.63 electron volt, then find the threshold frequency for the photoelectric effect। बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सवाल है, बेसिक सवाल है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है h म्यू इक्वल टू 5। h म्यू इक्वल टू 5 में 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 में h लिख देता हूं। म्यू मुझे निकालना है, फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, 5 मुझे दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो पहले से मल्टीप्लाई करता हूं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल्स। आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे कन्वर्जन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। 6.6 को 6.63 से लगभग मार सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर वहां हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -29 और 10 की पावर -34 उधर जाके हो जाएगा +34। +34 19 कितना बन गया, +15, तो आंसर आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। बहुत बेसिक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कुछ में वीडियोस दिखाते हैं, कुछ में वीडियोस नहीं दिखाते। अरे यार ऐसे बेसिक क्वेश्चन में मैं तुम्हें क्या वीडियो दिखाऊं यार, अब इसमें भी दिखाऊं कि नहीं ये देखो ये ऐसे करा, यार ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है ना, इनकी वैल्यूज बस अलग हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। तो ये चीजें मैं वीडियो में आपको वो चीज दिखाऊं जो डायरेक्ट रहती है, अच्छे सवाल जो डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन रहता है, बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी रिलीज का न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियस है C13 जो ब्रेक हुआ है C12 में और न्यूट्रॉन में, तो C13 हैज ब्रोकन इनटू C12 एंड अ न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ सवाल है। आपको पता है यहां पे हमें मास डिफेक्ट निकालना है और सीधा 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर MeV में ही दिए गए, तो सीधा आपको मास डिफेक्ट से आंसर मिलेगा। तो जरा से जल्दी से मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो 13 का मास कितना है, 13.013975। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, शुरू में कैलकुलेशन करना पड़ता है इसके अंदर, मैं क्लास में बताता हूं बच्चों को। दोनों को ऐड करिए क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, तो 12.00 में अगर एक जोड़ूं तो वो तो 13 ही हो जाएगा, पीछे डेसिमल में कोई खेल नहीं खेलना है। 0.0886665, ठीक है। अभी देखो तुम लोग ना जब माइनस करो ना तो ज्यादा पीछे तक मत जाना, तुम लोग यहां से इसको हटा दो, इसको 4 लिख के, यहां से इसको 4 लिख के हटा दो, और यहां पे इसको तो पूरा ही हटा दो, ऐसी तैसी करें। तो अब कुल मिलाकर के हमारा आंसर इसी से बन जाएगा। अगर हम देखें तो ये तो माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 0.006 के आसपास। बिल्कुल सही किया मैंने, राइट। तो 14 - 8 6 लिख दिया, 0.006 इसका लगभग आंसर रहेगा। तो 0.006 AMU ये हमारा मास डिफेक्ट है, इनटू 931.5 MeV। बेटा अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लीकेशन से आंसर बनेगा, मुझे लगता है 5 के आसपास आंसर आएगा इसका। 6 9 जा 45, 45 से थोड़ा बड़ा, मतलब 4 से थोड़ा बड़ा आंसर होगा। 4 से बड़ा आंसर, अच्छा खासा, थोड़ा बड़ा तो नहीं बोलूंगा, 4 से बड़ा आंसर यहां पर 4.94। आप कैलकुलेशन कर लेना, आसान सी चीज है, नजर आ रही है। डन, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक टॉपिक होता है, आपने पढ़ा है पर बहुत बच्चे कभी कभी स्किप कर देते हैं। आईआईटी के पहले जाने से पहले कुछ बच्चे हमारे भी पगले एंड में आते नहीं है, कुछ क्लासेस मिस कर देते हैं, बैकअप में चले जाते हैं, और जब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्लास में बताई जाती हैं सुनते नहीं है। तो मैं उस टाइम ना 3 फॉर्मूले बताता हूं, उनमें से एक फॉर्मूला ये होता है। मैं फिर से, आई हैव अ प्रूफ। मैं प्रूफ मतलब इस चीज का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं। इस प्रकार के प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। रेडिएशन प्रेशर I/C। और फिर से इसके 2 केसेस, ये तो हो गया ब्लैक बॉडी के लिए। रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए प्रेशर बोलो 2I/C। बहुत अच्छे, ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए है। देखा आपने वीडियो में। तो मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा था यहां पर कि जो ब्लैक बॉडीज होती है उनके रेडिएशन प्रेशर जो होते हैं वो I/C होते हैं। ब्लैक बॉडी मतलब क्या, 100% एब्जॉर्बिंग बॉडी, उनके लिए I/C प्रेशर होता है। और जो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है, 100% रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है, उनके लिए वही प्रेशर 2I/C हो जाता है। तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का था। आप देख सकते हो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज्यादा जरूरत है नहीं। तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी दिया गया है
मीडियम दिया गया है, ये लाइट की स्पीड को चेंज करने के लिए दिया गया है। 100% एब्जॉर्बिंग मतलब ब्लैक बॉडी, जिसको मैं ब्लैक बॉडी कहता हूं क्लास में, ब्लैक बॉडी दी गई है। तो क्या हम डायरेक्ट आंसर बता सकते थे? बिल्कुल सही। रेडिएशन प्रेशर का सर क्लास का फॉर्मूला लगा दीजिए, I/C। आई कितना दिया है? 6 × 10⁸। सर सी याद रखिएगा, वैसे तो होता है 3 × 10⁸ इन वैक्यूम, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो उसको 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, C/μ याद रखेंगे, ठीक है। सो यहां से 3 से 3 डिवाइड हो गया, 10⁸ से 10⁸ डिवाइड हो गया, यहां से आंसर सीधा आ गया 6। तो ये आंसर इसका डायरेक्ट आंसर होगा। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। हमारा मेरे हिसाब से आई थिंक ये हमारा लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल भी मैं एंड करूंगा आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा के। तो ये वीडियो ना, ये हमने बनाया था लास्ट ईयर। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, उस डायग्राम को वॉच करिए, ठीक है। ये पुराने वीडियो, थोड़ा क्वालिटी देख के आपको समझ में आ रहा होगा, शक्ल भी देख लीजिए, थोड़ा चेंज हो गई है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, ए बी और सी की ट्रुथ टेबल बनाना है। तो आप ट्रुथ टेबल वाले तरीके से भी कर सकते हो, जैसे इसमें सवाल में ट्रुथ टेबल बनी हुई है, तो आप स्टार्ट करो A0 B0 0 0 लेके वहां तक पहुंचो, फिर A1 B1, फिर A0 B1 A1 B2, ऐसे करके 4 बार लेके चलना पड़ता है। इसको ट्रुथ टेबल फॉर्मेशन कहते हैं। आप चाहो तो पहले बूलियन से कर सकते हो। बूलियन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बूलियन बोलो ये क्या है? यहाँ बोलो क्या? ए बार, बहुत अच्छे। यहाँ बोलो बी, तो यहाँ पे क्या है? बी बार। और ये ए का डायरेक्ट पहुंच गया यहाँ, और यहाँ पे बी का डायरेक्ट पहुंच गया। अब ये कौन सा गेट है? एंड क्या बनाता है? ए बार डॉट 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 बी, और ये क्या बनाएगा? बी बार डॉट ए। अब ये कौन सा गेट है? और क्या करता है? ऐड कर देता है। किसको ऐड करेगा? ए बार डॉट बी, ठीक है, बी बार डॉट, ये डायरेक्ट आंसर ही होता है। इसका आंसर चाहिए ए बार डॉट बी और बी बार डॉट ए, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से हमारा सॉल्व हो जाता है। इसका सीधा आंसर हो जाता है ए बार ए डॉट बी का होल बार, ये डायरेक्ट आंसर होता है इसका, जो कि एक नैंड गेट होता है। आप इसमें से ऑप्शन चुन लीजिएगा, जो भी नैंड गेट का होगा वो इसका सही आंसर होगा। ओके, तो बच्चों ये था हमारा जेई शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। मैं जितने भी सॉल्यूशंस दे रहा हूं उनको इस तरीके से अलाइन कर रहा हूं कि आपके अगले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आपके फायदे में जाएं, राइट। एक होता है आंसर की देखना, एक होता है चीजों को फटाफट अपनी ऊपरी ऊपरी नजर से देख लेना, लेकिन वो फायदा नहीं करेंगे आपके लिए। फायदा करेगा जब कोई कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये है, इसको ऐसे किया, अब मेरे को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट, या मैं अब अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं, जो मेरा पेपर 1 तारीख को या 31 तारीख को है, तो मुझे इस सॉल्यूशन से क्या सीखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपको अगली शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। बी राइट देयर, और हम लोग को जरूर आप देखते हैं तो बड़ा मोटिवेशन होता है कि सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, और बहुत सारे बच्चे मैसेजेस भी करते हैं, और उससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों का है ना भला करना है, बच्चों को फायदा मिल रहा है छोटी छोटी चीज़ों से, तो चलिए उनके लिए टाइम निकालते हैं और थोड़ी मेहनत करके उनके लिए कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मिलते हैं हम लोग अगले सॉल्यूशन के साथ।